हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसाइनमेंट वाली वीडियो में बताया भी था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ ला रहा हूँ, इसमें हम हर चीज़ करेंगे। और आज उसकी दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिवीजन करते हैं और देखते हैं अगर क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो क्वेश्चन कराए जाएंगे, वरना अदरवाइज आई लीव देम। ओके, सो हैव अ लुक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप लोगों ने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, फाइनल अकाउंट्स, अब भी है। उसमें एक चीज़ बनाते थे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। याद है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लास 11th में हमें ये फिगर लिख के ऐसे दे दी जाती थी कि ये फिगर है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। बट CPT में जब आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम का ही चैप्टर पढ़ना है तो इसमें बस हमें ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ही कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, हमें बस ये क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है और इसके कितनी सारी टेक्निक से निकालने की, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करें फिर कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है। अब देखो, स्टोर्स होते हैं, लाइक किसका एग्जांपल लें? फ्लिपकार्ट लेते हैं, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट थोड़ा सा एग्जांपल नहीं रहेगा, आई थिंक सो। हमें कोई और कंपनी का एग्जांपल लेना चाहिए। तो स्टोर में वेयर हाउस होते हैं, स्टोर्स में वेयर हाउस होते हैं। वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होता है, वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होता है, स्टॉक की काउंटिंग होती है। उस स्टॉक की काउंटिंग को कहते हैं हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या कहते हैं हम? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलो जी, एक मिनट, कलर बदल दूँ। रेड कलर विल बी द बेस्ट वन हेयर। ओके, तो AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो हमें मीनिंग देता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती क्या है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस फिनिश गुड बनाने के लिए, फिनिश गुड हो, नॉर्मल सेलिंग में फिनिश गुड हो, वो आपकी इन्वेंट्री है। ऐसा कोई भी सामान जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हो, मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, वो ना फिनिश्ड है ना रॉ मटेरियल है, वो भी इन्वेंट्री है। और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। थोड़ा समझाऊँ इसको अब मैं आपको, अच्छे से समझ आएगा आपको ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसका एग्जांपल लूँ? एक मिनट, एग्जांपल सोच रहे थे कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम डाबर नहीं, अमूल का एग्जांपल लेते हैं। किसका? थोड़ा बच्चों, मैं बताया था लिखने में इससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अमूल का एग्जांपल लेते हैं। अमूल सबसे अच्छा क्या बनाता है? मक्खन, यानी बटर। अच्छा, अमूल बटर बनाने के लिए इन्वेंट्री क्या रखता होगा? अरे कैसी बात कर रहे हो, छोटी सी चीज़ है। क्या? मिल्क। मिल्क की इन्वेंट्री रखता होगा, वो हेल्ड करता होगा अपने पास। तो अच्छा, मिल्क तो उसकी इन्वेंट्री है, समझ आता है। आपको जो मक्खन आता है वो एक कार्टन में पैक होके आता है, तो उसके लिए पेपर भी तो रखता होगा वो। सोच के देखो, उसके लिए पेपर भी तो होता होगा। पहले एक गत्ते में होता है, फिर वो एक बटर पेपर में पैक होता है, तो वो पेपर भी इन्वेंट्री है, वो पेपर भी इन्वेंट्री है। मटेरियल एंड सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो पेपर भी इन्वेंट्री है। अब मान लो मशीन है, मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी इन्वेंट्री हैं। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब बेसिकली यहाँ देख लो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती कैसे है। इस फॉर्मूले का लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको। कॉस्ट NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उन दोनों में से जो भी कम हो उस पर हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर देते हैं। ये ना कहीं ना कंजर्वेटिज्म प्रोसेस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। कैसे? सोचो, आपके पास एक बाइक है, वो आपने
मान लो 70,000 रुपये की खरीदी है, कितनी खरीदी है, 70,000 की खरीदी है। 1 साल बाद यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 50,000 हो गई। तो आप जब उसे सोचोगे बेचने की, तो आप क्या सोचोगे, मतलब मुझे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल जाएंगे, 70 या 50? सोचो, आप 50 ही सोचोगे क्योंकि उसकी वैल्यू पहले गिर के 50 हो चुकी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसकी वैल्यू पहले गिर के 50 हो गई है, तो इसलिए आप उसे 50 ही लेट करोगे। तो यही इन्वेंट्री के साथ हो जाता है, किया जाता है। कॉस्ट से अगर वैल्यू गिर जाए, एनआरबी पे पहुंच जाए, तो हम एनआरबी पे वैल्यू कर देते हैं, अदरवाइज हम कॉस्ट पे वैल्यू कर देते हैं उसको। एनआरबी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं होता कहीं, बस समझाने के लिए कहा है मैंने आपको ये, ठीक है। तो फटाफट से ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड देख लो सारे, एक चार्ट से समझाऊंगा, आई थिंक सो आप लोगों को अच्छा समझ आए। इन्वेंट्रीज नॉट ऑर्डिनरी चेंजेबल, पहले पूरा चार्ट शो कर दूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्रीज ऑर्डिनरी चेंजेबल, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में, हिस्टोरिकल मेथड है उसके और नॉन हिस्टोरिकल मेथड है। जो हिस्टोरिकल मेथड है वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज एंड पे स्टॉक, ठीक है। देन ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस और लेटेस्ट परचेज। अब मैं फटाफट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू करता हूँ। स्पेसिफिक नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, मतलब इन्वेंट्रीज एक दूसरे से बदली नहीं जा सकती। लाइक परचून की दुकान, चावल 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, हर तरह का चावल होता है। अब आप उससे कहो कि भाई बासमती चावल दे दो 200 रुपये किलो वाला, तो आपको 40 वाला थोड़ी देगा वो। इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री नहीं है। इधर आओ, इन्वेंट्री से इंटरचेंजेबल। मेसर्स ए लिमिटेड टायर्स में डीलिंग करते हैं, सिर्फ टायर बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते, एक ही तरह का टायर बेचते हैं। इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल, तो उसमें ही सारे मेथड लगते हैं, इसमें स्पेसिफिक मेथड लगता है आपका। अब फीफो पढ़ा हुआ होगा पहले आप लोगों ने कहीं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो रिवीजन है ना, क्योंकि तो फीफो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लास्ट, लीफो की बात कर रहा था पहले मैं, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले जाएगा, फीफो जो पहले आया वो पहले जाएगा। इसमें हम एवरेज ले लेते हैं पहले तो, फिर उन्हें कुछ वेट्स असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, और फिर कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या इन्वेंट्री की वैल्यू। बेस स्टॉक बच्चों आईपीसीसी में पढ़ोगे आप लोग, आईपीसीसी का टॉपिक है। अगेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ ऑल्सो आईपीसीसी। एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, इसका मैंने चार्ट पता नहीं शायद नहीं बनाया इस पीपीटी के अंदर, बट मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा इसके लिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। पेपर में इसका क्वेश्चन आ गया ना तो बस बच्चा बैठ जाता है, कहता है नहीं होगा मुझसे, ये ज़रूर करके जाना। फिर लेटेस्ट परचेज, इसमें हम वैल्यू इन्वेंट्री कर लेते हैं जो करंटली हमने परचेज़ करा हुआ है, जो हमारी करंट परचेज है उस पर हम इन्वेंट्री वैल्यू कर लेते हैं। तो ये ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है सारे मेथड्स की, आप चाहे तो मैं गो थ्रू कर लो। देखो, अंडर दिस मेथड एक्चुअल इशू ऑफ गुड्स इज जनरली मेड फ्रॉम द अर्लीस्ट लॉट इन द गोडाउन्स। एग्जाम्पल लो, हम पे 2 रिसिप्ट्स आई, 2 चीज़ें हमें देनी थी, ठीक है। एक आई दिसंबर 5 को, एक आई दिसंबर 13 को। एक में देनी है 900 यूनिट्स देनी है, एक में देनी है 1200 यूनिट्स। सो हम 1500 यूनिट्स, सो इफ़ वी हैव टू, 2 चीज़ें हम पे आई ना, एक बार 900 आई 1200 आई, अब हमें इशू करनी है स्टोर में से 1500 यूनिट। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो 1500 के लिए पहले तो हम 900 वाला स्टॉक खाली कर देंगे पूरा, 900 वाले लॉट में से देंगे, और जो बची हुई 600 है वो 1200 वाले लॉट में से देंगे। देखो, फर्स्ट वी इशू फ्रॉम लॉट ऑफ 900 यूनिट्स, देन वी इशू 600 यूनिट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ 1200 यूनिट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसी का अगर उल्टा होता तो हम पहले तो इशू करते 1200 वाले स्टॉक में से। लीफो की अगर मैं बात करूं तो पहले हम इशू करते 1200 वाले स्टॉक में से, और 300 यूनिट इशू करते हम 900 वाले स्टॉक में से, ठीक है।
समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। फिर एवरेज प्राइस फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो x यूनिट्स हैं और y प्राइस है, ये x यूनिट्स हो गई और ये y प्राइस हो गए, हम बेसिकली एक्स वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये आप पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं इसके बाद। अच्छा, लीफो और फीफो में डिफरेंस क्या होता है? जरा एक मिनट, इंक थोड़ी मुझे चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, डार्क कलर चाहिए थोड़ा। डिफरेंस बिटवीन लीफो एंड फीफो, ये रहा फीफो मेथड और ये रहा आपका लीफो मेथड। फीफो मेथड में सबसे पहले जो स्टॉक गुड्स दिए जाते हैं वो अर्लियर परचेज में से दिए जाते हैं, जो करंट परचेज है उसमें से, और इसमें रीसेंट परचेज से। देखो मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अर्लियर परचेज का मतलब पहले परचेज, जो हमने पहले परचेज करा था उसमें से देंगे फीफो मेथड में। लीफो में जो करंट परचेज है उसमें से देंगे। बेसिक असम्पशन क्या है, जो गुड्स पहले आए हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, इसमें जो गुड्स बाद में आए हैं उन्हें पहले दिया जाएगा। अब ये ना डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे। लीफो कौन सी इंडस्ट्री लगा सकती है, जिसका गुड्स पेरिशेबल नेचर का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जल्दी ख़राब हो सकता है, तो वो जो गुड्स बाद में आए उन्हें पहले देंगे। लेकिन जिनकी गुड्स की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है वो फीफो मेथड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पुराना माल ख़राब हो जाएगा अगर वो लीफो लगा देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री जो बताती है वो दिखाती है रीसेंट कॉस्ट, जो करंट कॉस्ट ऑफ परचेज है उस पर बेस्ड होती है, क्योंकि पहले वाली यूनिट्स तो बिक गई ना इसलिए। और इसमें अर्लियर, इसमें पुरानी वाली दिखाती है कॉस्ट ऑफ परचेज पे इन्वेंट्री वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि नए वाले बिक गए। समझ रहे हो? अच्छा, अगर हायर इनकम आ जाए, हायर इनकम इज रिपोर्टेड सिंस ओल्ड कॉस्ट आर मैच्ड विथ करंट रेवेन्यू, एज अ रिजल्ट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। देखो, अगर प्राइस बढ़ जाए और हम माल फीफो पे इशू कर रहे हैं तो हमने पहले तो सस्ता खरीदा हुआ होगा ना, पहले हमने सस्ता खरीदा हुआ होगा, अब महंगा बेच रहा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हमारी टैक्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हमने पहले ही महंगा ख़रीदा हुआ है, अब होता क्या है लीफो मेथड में, या तो उससे भी कम बिक रहा है या उससे थोड़ा से ज़्यादा बिक रहा है, तो प्रॉफिट इतना बढ़ता नहीं है। इसलिए ना तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है ज़्यादा ना घटती है, लेकिन मैंने इसमें लिखा हुआ है कि थोड़ी घटी जाती है, क्योंकि बेसिकली लीफो मेथड में लॉस ही होने शुरू हो जाता है। बेसिकली मान लो आप मार्केट कंडीशन पे तो खरीदा ना आप लोगों ने भी, बाज़ार से जो गुड्स खरीदे हैं। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दो इन्वेंट्री के सिस्टम होते हैं, दो तरीके से इन्वेंट्री वैल्यू होती है, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हम करते क्या हैं, वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, एक एक को तोलते हैं और गिनते हैं इन्वेंट्री इतनी है या नहीं एक पर्टिकुलर डेट पे, और उसकी हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो इसमें इन्फॉर्मेशन हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी ये आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होता क्या है, इसमें हम बेसिक देखो, पीरियोडिक में हम गोदाम में जाते हैं, वेयर हाउस में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं, इन्वेंट्री को गिन लेते हैं। इसमें करते क्या है, गोदाम पे बाद में जाते हैं। इसमें पहले हम स्टॉक लेजर को चेक करते हैं, सारे लेजर वगैरह अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं, और ये देखते हैं अकाउंट से एक बार जान लिया कि 1000 यूनिट है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, फिर हम गोडाउन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे। अगर दोनों में कोई फ़र्क आ जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई इतनी इन्वेंट्रीज का झोल है मार्केट में। ठीक है, चलूँ मैं आगे। अब स्टॉक रिकंसाइलेशन कैसे होता है, थोड़ा एक मिनट सुन लो। थोड़ी मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी सी है, चला लो काम बच्चों। मान लो ये एक ऑडिटर था। अब ऑडिटर साहब होते हैं कम, कंपनी होती हैं ज़्यादा, तो ऑडिटर साहब हर एक के पास 31 मार्च को नहीं पहुंच सकते। तो
इसलिए वो कुछ के पास तो पहले चले जाते हैं और कुछ के पास बाद में चले जाते हैं। कहीं वो 31 मार्च से पहले पहुँचते हैं और कहीं 31 मार्च से बाद में पहुँचते हैं। तो ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम मतलब चार्ट बता रहा है आपको बिफोर द डेट कि ऑडिटर साहब अगर पहले पहुंच जाएंगे तब इस तरीके से होगा, और इसके बाद जो आगे ये वाला है ये दिखा रहा है आपको बाद वाला कि ऑडिटर साहब अगर बैलेंस शीट की डेट के बाद पूछेंगे तो ये होगा। तो पहले वाला लेते हैं। पहले इन्वेंट्री वैल्यू एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन। हमने गोदाम में जाके गिना और इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी आ रही थी, ये हमने एक जगह पे लिख दी। कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। फिर हमने उसमें परचेज ऐड कर ली पहले की, क्योंकि परचेज ऐड होती है, और कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न कर दी। बेटा कॉस्ट पे जरूर ध्यान देना, जो हम सेल करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉफिट एलिमेंट हटा के यहाँ पे लिखना है। फिर सेल्स कम कर दी और परचेज रिटर्न कम कर दिए, सेल्स कम कर दी और परचेज रिटर्न कम कर दिए। अब ज़रा ध्यान से सोचो, परचेज ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि बिफोर द डेट हो रहा है। अब बैलेंस शीट से पहले इन्वेंट्री वैल्यू हो गई, ठीक है, तो उस पीरियड के बीच में जो परचेज होगी उल्टा चलना है आपको। अब बिल्कुल उल्टा सोचो, उल्टा सोचोगे क्वेश्चन आराम से होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उल्टा सोचो। आफ्टर वाली को देखो ज़रा, वही गोदाम में जाके हमने गिना, बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी आ रही थी। अब हमने सेल्स ऐड कर दी और परचेज रिटर्न ऐड कर दिया, उल्टा चल रहे हैं इसमें। और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, मान लो अगर हमने कुछ गुड्स हमारे कुछ औरों के पास पड़े थे, लाइक कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर या अप्रूवल बेसिस, जो चैप्टर है आपका सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, वही वाली बात, उसके इतना पड़े हुए थे दूसरों के पास। गुड्स तो हमारे हैं ना, हमारे बस वेयर हाउस में तो नहीं है, इसलिए हम उसे अपने बुक्स में ऐड कर लेंगे। अच्छा, फिर हम लेस कर देंगे परचेजेस। इस बीच हमने जो भी परचेज करी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ रिटर्न। परचेज देखो लेस क्यों हो रही है, क्योंकि परचेज जो होगी वो गुड्स अंदर आएंगे, वेयर हाउस है ये, परचेज होगी तो गुड्स अंदर आएंगे, और हमें तो वो वाले गुड्स चाहिए ही नहीं जो उस पीरियड के बाद परचेज हुए, इसलिए हम उनको बाहर फेंक देंगे निकाल के और माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ रिटर्न लेस क्यों हो रही है? सेल्स रिटर्न से भी तो गुड्स अंदर आते हैं। पहले सेल होती है, गुड्स कस्टमर तक जाते हैं, फिर कस्टमर को पसंद नहीं आते तो वो उन गुड्स को हमें रिटर्न कर देता है, तो वो गुड्स वापस आएंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद अस। अब कंसाइनमेंट कितना, हमारा सामान किसी और पे पड़ा है, उसको हमने ऐड कर दिया। अब किसी और का सामान हम पे पड़ा है एज अ कंसाइनमेंट, तो हम उसको लेस कर देंगे। आर यू गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह मुझे निकलते हैं तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फ्रेंड्स।